प्रिय छात्र एवं छात्राएं, शुभ संध्या। हम लोग इसके पहले शिक्षण सूत्रों के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण सूत्र क्या हैं, शिक्षण सूत्र किस तरह से एक अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायता करते हैं, जिसमें हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर इस पर चर्चा कर लिए हैं। हमने मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की क्रम की ओर इस पर चर्चा कर लिया है। इंद्रियों के प्रशिक्षण पे चर्चा कर लिए हैं हम लोग। प्रकृति के अनुसरण पे चर्चा कर लिए हैं हम लोग। विशिष्ट से सामान्य की ओर इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और सुगम से कठिन की ओर इस पर चर्चा कर लिए हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर इन बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आज का जो हमारा एक तरह से शिक्षण सूत्र है उसमें है संपूर्ण से खंड की ओर। तो संपूर्ण से खंड की ओर एक ऐसा शिक्षण सूत्र है जिसका अधिगम पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, अधिगम प्रभावशाली होता है। कोई भी तथ्य जानने के लिए संपूर्ण ढांचे के संबंध में पता कर लेना चाहिए, ऐसा लेविन का सिद्धांत है। कूट लेविन का नाम आपने सुना होगा। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी जो उनकी है, उनके अनुसार है कि किसी भी चीज को संपूर्ण ढांचे के संबंध में पता करना आवश्यक माना जाता है। इसलिए छात्र को सबसे पहले संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बता दी जानी चाहिए और उसके बाद पाठ को पृथक पृथक माने खंड खंड करके और फिर पढ़ाना चाहिए। इससे शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को लाभ होता है, दोनों को सुविधा होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर जो इकाई पाठ्य योजना, हमने पाठ्य योजना के संबंध में चर्चा किया है कि पाठ्य योजना कितने तरह की होती है। तो इसमें जो इकाई पाठ्य योजना है वो इसी को ध्यान में रखकर किया जाता है या किया गया है। जो आजकल बीटीसी, डीएलएड और बीएड के विद्यार्थियों को बताया जाता है, दैनिक पाठ्य योजना जो जाते हैं वो पढ़ाते हैं पढ़ाई कॉलेजों में, स्कूलों में अपने लेसन प्लान पूरा करते हैं, तो इसी को ध्यान में रख के बनाया गया। उनका मानना ये है, जैसे वो ये मानते हैं कि संपूर्ण पाठ को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पाठ्यक्रम को आप बता दीजिए, उसके बारे में फिर खंड बाई खंड उसको आप पढ़ाइए। तो शिक्षा जैसे गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि सबसे पहले किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में देखना चाहिए, उसके बाद हम उसको खंडों में देखते हैं। अर्थात सबसे पहले हम संपूर्ण को देखने के बाद ही उसके भाग को देखते हैं। जैसे कोई फूल है तो हम किसी फूल को देखते हैं, उसके बाद उसके पराग को देखते हैं, कण को देखते हैं, डायरेक्ट कण को नहीं देखते हैं। जैसे मतदान की बात है तो मतदान को हम मान लीजिए मतदान हो रहा है तो मतदान को हम पहले जानते हैं कि मतदान क्या है, उसके बाद मतदान का स्तर क्या है, तो मतदान में के बारे में सोचते हैं कि इसमें कितने आयु के लोग भाग लेते हैं। मैंने सारी चीज़ों को उसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले उस चीज़ से हम परिचित होते हैं। तो ये है संपूर्ण से खंड की ओर। फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ये अनिश्चित से निश्चित की ओर का क्या आशय है? अनिश्चित का देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि शिक्षण जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के बाद ही अनुभव लेना बालक शुरू कर देता है। इस प्रकार बालक विद्यालय में आने से पूर्व ही कुछ अनुभव प्राप्त कर लेता है और इन्हीं अनुभवों से प्राप्त ज्ञान निश्चित, लेकिन जो ये अनुभव होते हैं, इन्हीं अनुभवों से जो प्राप्त ज्ञान होते हैं जब वो निश्चित नहीं होते हैं, फिर भी वह अपनी रुचि, आवश्यकता एवं प्रकृति के अनुसार ही धारणा बना लेता है। ये धारणाएं एकदम दोषपूर्ण होती हैं क्योंकि इनके विचार जो होते हैं उस वस्तु के संबंध में निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन उसकी धारणा बनी होती है। इन्हीं विचारों को निश्चित बनाना अध्यापक का कार्य है। जैसे अनिश्चित धारणाएं पहले से बनी हुई हैं बालक की, उनको निश्चित बनाना यह अध्यापक का कार्य माना जाता है। सत्यनारायण दुबे एवं शारदेंदु लिखते हैं कि हमारे विद्यालयों में बहुत से अध्यापक गण
इस विधि के सूत्र से या इस शिक्षा जो इसका जो वो है मतलब सूत्र है, इस सूत्र से अनभिज्ञ हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसके प्रति उदासीन रहते हैं। ये बालक को अधिक रटने पर लोग जोर देते हैं, वह इस ओर ध्यान नहीं देते कि बालक के अनुभवों में जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक उसका ज्ञान अपूर्ण रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये धारणाएं ही अंधविश्वास और दूषित मानसिकता को या दूषित मनोवृत्ति को जन्म देती हैं या पोषक बनी रहती हैं। एक शिक्षित व्यक्ति को जब हम अंधविश्वासों में आस्था रखते हुए पाते हैं तो हमें उसके संबंध में ये कह देने में कोई आपत्ति नहीं है कि उसके अध्यापन काल में उसने अनिश्चित विचार निश्चितता की ओर नहीं ले जाएगा या नहीं ले जा पाया या नहीं जाएंगे, उसके जो भी विचार होंगे वो नहीं जाएंगे निश्चित की ओर। शुरू में बालक जैसे सभी पक्षियों को चिड़िया कहता है, आप मान लीजिए, लेकिन चूंकि उसको जब बार बार टोका जाता है, बताया जाता है, तब उसको ये ज्ञान अनिश्चितता से निश्चित किया जाता है कि ये गौरैया है, तो ये कौवा है, तो ये हंस है, तो ये बतख है, तो ये कबूतर है। शुरू में तो सब कुछ चिड़िया कहता है वो, क्योंकि उसको ज्ञान उतना नहीं होता है। तो धीरे धीरे अनिश्चित से निश्चित की ओर हम ले जाते हैं। ऐसे ही हम फूल का उदाहरण देते हैं, तो फूल में सबसे पहले किसी भी चीज़ का फूल हो तो फूल कहेगा वो, बाद में ये गुलाब का फूल है, ये सेमर का फूल है, ये गेंदा का फूल है, ये चमेली का फूल है, उसका क्लासिफिकेशन करता है। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि जिस प्रकार जंतुओं संबंधी पाठ पढ़ाने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि ये कौन सा पक्षी है, उसी प्रकार वनस्पति विज्ञान को पढ़ाने से निश्चित हो जाता है कि ये किसका फूल है, जिससे उससे संबंधित प्रत्येक भाव और शब्दों के चित्र उसके मस्तिष्क में निश्चित हो जाते हैं। तो ये रहा जो है दो, अनिश्चित से निश्चित की ओर और संपूर्ण से खंड की ओर। शेष हम अगले दिनों चर्चा करेंगे। हम यहीं से अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।